देखिए आज मैंने आपसे कहा था कि शाम को आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अभी शुरू फिलहाल 3 दिन की समस्या और है बच्चों। पहले मैं सारे बच्चों को जो भी लाइव कनेक्शन के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम में ऐड करने की जो समस्या जा रही है, मैं चाहता हूं कि जब सब लोग ज्वाइंट हो जाएं या सबके कनेक्शन प्रॉपर स्टेब्लिश हो जाएं तभी ये लाइव क्लास शुरू की जाए। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट, कुछ बच्चे कनेक्ट और कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कुछ के कॉल कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ के नहीं हो रहे हैं। तो जिनके हो जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके कॉल कनेक्ट नहीं होते हैं उनको ये फील होता है कि हमारे लेक्चर्स क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आज, कल और परसों आने वाले 3 दिनों तक मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन लाइव लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। और आगे चल के हम रिकॉर्डेड और लाइव दोनों लेक्चर के कॉम्बिनेशन के साथ वर्कआउट करेंगे। लाइव लेक्चर से आपके साथ मेरा इंटरेक्शन बना रहेगा और रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको नेटवर्क का कोई भी इश्यू हो, कोई समस्या हो, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो, वो नहीं होने वाली। तो चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। मैंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाते वक्त द वर्ड इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट आपके पास आ रहा है स्टैटिक। देखिए इलेक्ट्रो मतलब कंसर्न विथ चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट। जिस फिजिक्स के जिस पार्ट में हम चार्ज की स्टडी रेस्ट पर करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, फिजिक्स के जिस पार्ट में हम चार्ज की स्टडी किस पे करते हैं बच्चों, रेस्ट पे करते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दिया जाता है। लेकिन आपने 10th स्टैंडर्ड में बात सीखी थी जो मैं आज आपसे कह रहा हूं। आपने सीखा था 10th स्टैंडर्ड में, अगर चार्ज रेस्ट पर ना होते हुए मोशन करता है, अगर चार्ज रेस्ट पर ना होते हुए मोशन करता है, तो मोशन करने के बाद आपने 10th क्लास में से क्या कहा था, मोशन को कहते हैं डायनेमिक्स। तो बात है चार्ज का डायनेमिक्स, चार्ज का मोशन। चार्ज के मोशन को आपने जो नाम दिया था वो करंट नाम दिया था, और इसे हमने ऐसा कहा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, हालांकि इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक से आगे चल के डायनेमिक्स से, करंट से, और करंट के आगे इफेक्ट को हम देखेंगे जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये टोटल चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इन मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। ना इलेक्ट्रिसिटी इन मैग्नेटिज्म मतलब दोनों आपस में कंसर्न रहेंगे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा फोकस पूरे टाइम केवल और केवल एक ही बात पे रहने वाला है, और वो है चार्ज का स्टडी करना, वो भी रेस्ट पर। देखिए कई बार स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि सर आपने अभी ये तो कहा कि चार्ज की स्टडी वो भी रेस्ट पर, लेकिन सर अगला क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज वर्ड होता क्या है। तो देखिए चार्ज क्या वर्ड होता है, इसको समझाने के लिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, और वो एग्जांपल्स क्या है तो सुनिएगा ध्यान से, वो एग्जांपल क्या है। पहला एग्जांपल है ग्लास रॉड को जब रब किया जाए सिल्क के साथ में। तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करने पर ऐसा कुछ पाया जाता है प्रैक्टिकली कि मान लीजिए आपने ग्लास रॉड को रब किया, ये सिल्क के साथ रब किया। ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करने पर ऐसा कुछ होता है जिससे ग्लास रॉड में पेपर पीस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, या ग्लास रॉड किसी अदर सिल्क के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा एग्जांपल स्वेटर वाला एग्जांपल, विंटर सीजन में आप कई बार स्वेटर जब उतारते हैं तो आपको स्वेटर में क्रैकलिंग साउंड महसूस होता है, करंट सा महसूस होता है। मैं तीसरा एग्जांपल देना चाहूंगा, आपके घर में आपने आपके छोटे भाई के साथ में, छोटी बहन के साथ में, या बड़े भाई के साथ में, या बड़ी बहन के साथ में, या परिवार के किसी भी मेंबर के साथ में आपने एक छोटा ट्रायल जरूर लिया होगा। आपने बिठा दिया उसको कुर्सी पे, और कुर्सी पे बिठाने के बाद में आपने टॉवेल से उसे पीटना चालू किया। तो आप क्या देखोगे, थोड़े समय बाद कुर्सी टॉवेल से हिट करने के बाद जैसे आप कुर्सी को हाथ लगाते हो तो आपको शॉक लगता है। यह घटना के साथ साथ तीसरी घटना भी आपने कभी, जब आप बहुत छोटे होंगे और आपके घर में टीवी होगा, और मैं उस टीवी की बात कर रहा हूं जो सीआरटी टीवी होता है। अब कई बच्चे तो सोच रहे होंगे सर ये सीआरटी क्या होता है। अरे वो डब्बे वाला टीवी, डब्बा बड़ा टीवी, वो जो बड़ा टीवी होता है ना, उस टीवी के पास में जब अपने आप हेयर्स ले जाते थे इस तरह से, तो वो हेयर्स पूरे के पूरे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते थे। ये एग्जांपल और
और एक और एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक समझने के लिए। पॉलिस्टर की साड़ी, साड़ी मतलब जो महिलाएं साड़ी पहनती उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये साड़ी जब आप किसी मार्केट में या किसी शॉप में जाएं और जब कोई पर्सन आपको साड़ी बता रहा होता है तो देखिए पॉलिस्टर की साड़ी में क्रैकलिंग साउंड फील होगा। कई बच्चे गलत सोच रहे हैं, गलत मत सोचिए, सच्ची बात सोचिए, अच्छी बात सोचिए। आप बच्चे हैं, बच्चों जैसी बात सोचिए। मैं कह रहा हूं कि आप किसी दुकान में गए, उस व्यक्ति ने आपको दुकान के अंदर साड़ी को जब आपको बताया तो उस केस में क्रैकलिंग साउंड फील होता है। और ये जो साउंड होता है स्टूडेंट, ये भी जिस कारण से होता है वो चार्ज है। एक और एग्जांपल और देना चाहूंगा चार्ज को समझने के लिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े टैंक होते हैं जिसमें ऑयल ले जाते हैं, पेट्रोल ले जाते हैं, ग्लास पेट्रोल ले जाते हैं या कोई अदर मटेरियल ले जाया जाता है, जैसे गैस हो गया, इंडियन का टैंक हो गया बड़ा सा, भारत पेट्रोलियम। और क्योंकि आप देखते हैं पेट्रोल पंप पे जब आपको पेट्रोल मिलता है तो पेट्रोल खुदाई करके तो लाते नहीं कि अंदर से, जमीन के अंदर से खुदाई की और पेट्रोल लेके आ गए। वो कहीं ना कहीं से आया हुआ होता है और उसके बाद वो इंसर्ट किया जाता है। तो ऐसे टैंक के पीछे बड़ी सी जंजीर, चेन लटकाई जाती है। उसके पीछे भी जवाबदार एक फैक्टर जो है वो चार्ज है। मेरा बोलने का मतलब ये चार्ज है क्या? तो चार्ज को समझाया कैसे जाता है? आपने अगर प्लास्टिक की स्केल ले ली या ग्लास की स्केल ले ली, उस स्केल से आपने, उस स्केल को आपने ड्राई हेयर से रब किया, तो बच्चों ड्राई हेयर से रब करने पर क्या मिलता है? ड्राई हेयर से रब करने पर प्लास्टिक की स्केल को क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि अब आप इस ग्लास स्केल या प्लास्टिक की स्केल को पेपर पीस के पास में लेके आइए। अगर आप इसे पेपर पीस के पास में लेके आएंगे तो पेपर पीस के पास लाने पर इस ड्राई स्केल में पेपर पीस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। तो यह टेंडेंसी डेवलप जो हुई है इसे चार्ज कहा जाता है। देखिए वापस से समराइज करता हूं। किसने क्या एक्वायर किया? किसने क्या एक्वायर किया? ग्लास ने एक्वायर किया, प्लास्टिक की स्केल ने एक्वायर किया। क्या एक्वायर किया? तो उन्होंने एक नया नेचर एक्वायर किया। वो कौन सा नेचर एक्वायर किया? तो उन्होंने जो नेचर एक्वायर किया वो अट्रैक्ट करने का नेचर एक्वायर किया। उन्होंने कब ये नेचर एक्वायर किया? उन्होंने तब ये नेचर एक्वायर किया जब किसी से रब किया गया। मतलब हमने जब स्केल को रब किया था ड्राई हेयर से, तो स्केल में कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? स्केल में पेपर पीस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आ गई। और पेपर पीस को अट्रैक्ट करने की इसी टेंडेंसी का जो रीजन था उसे चार्ज नाम दिया गया। तो हम ये कहते हैं प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट आफ्टर रबिंग इट इज कॉल्ड चार्ज। जब किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया जाए, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया जाए, तो किसी एक ऑब्जेक्ट में किसी अदर ऑब्जेक्ट को या उसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है या रिपल करने की जो टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को या उस प्रॉपर्टी को चार्ज नाम दिया जाता है। तो चार्ज के बारे में कुछ और बातें समझते हैं हम लोग। अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए चार्ज के बारे में और बातें बताई गई, उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड लिया गया, ये ग्लास रॉड है। अब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया गया, ठीक है, ग्लास रॉड को लिया, सिल्क के साथ रब किया। अब क्या किया गया? सिल्क का जो मटेरियल है वैसा ही एक और पेयर लिया गया, उसे एक और ग्लास रॉड बताया गया और इसको वापस से सिल्क के साथ में रब किया गया। जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया गया, बराबर है, तो अब देखो यहां हुआ क्या, ये ए, ये बी, ये सी और ये आपके पास में डी अवेलेबल है, ए बी सी डी। अब पहली ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करने के बाद, दूसरी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करने के बाद, रब करने के बाद जब ए और बी को
ए और सी को कांटेक्ट में लाया गया, तो ए और सी को कांटेक्ट में लाने पर जो महसूस हुआ वो था रिपल्शन। बी और डी को कांटेक्ट में लाने पर जो महसूस हुआ वो भी था रिपल्शन। ए और डी को कांटेक्ट में लाने पर, ए और डी को कांटेक्ट में लाने पर जो महसूस हुआ वो था अट्रैक्शन, और बी और सी को कांटेक्ट में लाने पर जो महसूस हुआ था वो था अट्रैक्शन। मतलब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां जब सिल्क सिल्क को कांटेक्ट में लाया गया, सिल्क और सिल्क को कांटेक्ट में लाया गया तो रिपल्शन हुआ, ग्लास और ग्लास को कांटेक्ट में लाया गया तो भी रिपल्शन हुआ, लेकिन ग्लास और सिल्क को कांटेक्ट में लाया गया तो रिपल्शन नहीं हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो हम यह कह सकते हैं ग्लास ग्लास की प्रॉपर्टी सेम है, सिल्क सिल्क की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ग्लास और सिल्क की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। ग्लास ग्लास की प्रॉपर्टी सेम है, सिल्क सिल्क की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ग्लास और सिल्क की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। इसी कारण से जब ए और डी को कांटेक्ट में लाया गया, ए और डी मतलब क्या था, ग्लास और रॉड को बाद में कांटेक्ट में लाया गया तो अट्रैक्शन महसूस हुआ, जब बाद में ग्लास रॉड और सिल्क को कांटेक्ट में लाया गया तो भी अट्रैक्शन महसूस हुआ। तो इस तरह से मैं कह सकता है, हम यहां कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्लास रॉड और सिल्क को आपस में लाने पर जो रिपल्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, रिपल्शन को कहते हैं फोर्स और अट्रैक्शन को भी कहते हैं फोर्स। रिपल्शन को कहते हैं फोर्स, अट्रैक्शन को भी कहते हैं फोर्स। तो ये प्रॉपर्टी एक्वायर जो हुई है इसी के बारे में हम आगे और डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके कारण रब करने के बाद दोनों में अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डेवलप हो रही है, रब करने के बाद दोनों में रिपल करने की टेंडेंसी डेवलप हो रही है। क्या कारण रहा होगा? देखिए मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं, कुछ बातें। 19वीं सेंचुरी में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जानकारी दी और जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने सीखा, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सीखने पर आपको ये बात सीखने को मिली थी कि दुनिया का हर मैटर जिससे मिलकर बना होता है वो एटम होता है। एटम में सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं और इसके बाहर वाले पार्ट को उसके आसपास जो रिवॉल्व होता है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और आप जानते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अवेलेबल होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर अवेलेबल इन द न्यूक्लियस। तब हुआ क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास जब रिवॉल्व कर रहा होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। अब हुआ क्या, आपने ग्लास रॉड लिया, जैसे आपने ग्लास रॉड लिया उसको किसके साथ रब किया, उसको सिल्क के साथ रब किया। तो ऐसा प्रैक्टिकली पाया गया है, ऐसा मेजरमेंट के थ्रू पाया गया है कि ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और सिल्क में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। जब ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब नेगेटिव चार्ज निकल गया, और नेगेटिव चार्ज निकल गया मतलब ग्लास रॉड से नेगेटिव चार्ज निकल गया मतलब ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया, सिल्क पे गया, सिल्क पर कौन सा चार्ज आया, तो सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आया। ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकले मतलब नेगेटिव चार्ज निकला, नेगेटिव चार्ज निकला मतलब उस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अच्छा इलेक्ट्रॉन निकल के गए कहां पर भाई, इलेक्ट्रॉन निकल कर गए सिल्क पर, तो सिल्क पे कौन सा चार्ज आया, तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आया। अच्छा मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, मान लो किसी कंटेनर में से कुछ अमाउंट, मान लो आपके पास एक कंटेनर है बड़ा सा, उस कंटेनर में आपने बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स अंदर डाल रखे हैं कंटेनर में। मान लो ये आपके पास कंटेनर है, इसमें आपने
मान लो 30 बॉल्स इस तरह से अरेंज किए, आपने इस कंटेनर को खाली किया या इसमें एक बहुत बड़ा सा होल कर दिया, होल करने के कारण ये पूरी की पूरी लेयर गायब हो गई, और मान लो होल करने के कारण जो लेयर गायब हुई उससे इसमें जो बचे, जैसे देखिए यहां पर 30 बॉल्स नजर आ रहे हैं और मान लो यहां पर 24 बॉल्स अवेलेबल है, ये 30 बॉल्स है, यहां पर 24 बॉल्स है, 6 बॉल्स ड्रॉप हो गए। तो आपसे पूछूंगा बताइए कौन से कंटेनर में, ए कंटेनर में या बी कंटेनर में मास ज्यादा होगा। देखिए अभी 30 बॉल थे तो मास ऑफ ए, मान लो एक बॉल का मास 1 किलोग्राम है, तो मान लीजिए यहां पर ऐसा मैं कहता हूं ये 30 किलोग्राम मास होगा। अब मास ऑफ बी कंटेनर जो होगा वो 24 किलोग्राम मास होगा। तो आप खुद ही बता दीजिए दोनों में से मास बड़ा किसका आया। तो मास जिसमें से ड्रॉप हो जाएगा उसका मास लेस हो जाएगा। अब यहां देखो ग्लास रॉड और सिल्क में देखो, ऑब्जर्व करो आप इस बात को, जब ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया गया, ग्लास को सिल्क के साथ रब किया गया, तो हुआ क्या, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करने के बाद में ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकले, स्टूडेंट ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकले तो किससे निकल कर गए, तो ग्लास रॉड से गए। किस में पहुंच गए, तो सिल्क में पहुंच गए। जब इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क में पहुंचे तो बताओ, आप लोग बताओ, सब लोग मिलके, मास किसका कम हुआ होगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन जब निकला है तो मास तो कम होगा ग्लास का, और मास किसका बढ़ेगा, सिल्क का बढ़ेगा। इसलिए हम कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो एक ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज होता है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होता है। मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस एंड मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहां ग्लास रॉड का मास कम हो जाएगा, सिल्क का मास ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। अब हुआ ऐसा, मैंने कहा था आपसे कि वापस से हमने एक पेयर लिया था, तो ग्लास रॉड पर जो चार्ज आया उसे पॉजिटिव नाम दिया गया, ये रहा ए, ये रहा बी, ये सी, और ये आपके पास में इस तरह से डी। एक और ग्लास और एक और आपके पास में सिल्क अवेलेबल है। तो जब भी ग्लास रॉड को सिल्क के पास में लाया जाए, तो ग्लास को सिल्क के पास में लाया जाए मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप खुद बताओ बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। और देखो दोनों को पास में लाया गया, ए और सी को, तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। अब दोनों को पास में लाया गया तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। तो इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है, सेम चार्ज रिपल ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्ज ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज। सेम चार्ज रिपल ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।